हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले, ठीक है। फिजिक्स चैप्टर का चैप्टर नंबर 14 पर हम लोग पहुंच गए, जो कि लास्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है संचार तंत्र, ठीक है। संचार तंत्र का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 29 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हमको याद करा सके, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। आप लोग बताइए कि आप लोग कौन से विषय की तैयारी कर रहे हैं और कौन सा विषय आपका कमजोर है, ठीक है। वो इसकी आपको हम ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका वो भी आपको स्ट्रांग हो जाए, ओके। इसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे, इसलिए पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पहले पढ़िए, ठीक है। इसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करेंगे, ओके। एक नंबर में देखिए क्या कर रहा है। एक नंबर बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर अगर आंसर पता हो जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हो, ओके। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपको पूरा 100% लगेगा कि हम सही बता रहे हैं, ओके। चलिए, एक नंबर में कह रहा है कि UHF आवृत्ति का तरंग तरंग प्राय कैसे संचारित होता है, बताइएगा। UHF आवृत्ति का तरंग प्राय कैसे संचारित होता है? तो कैसे संचारित होता है? तो अंतरिक्ष तरंगे संचारित होता है, ओके। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फैक्स का अर्थ होता है, बताइएगा। फैक्स का अर्थ क्या होता है? तो फैक्स का अर्थ होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। फैक्स का अर्थ क्या होता है? तो फैक्सीमाइल टेलीग्राफी होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर को देखिएगा। 3 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि लघु तरंगों का परास होता है, बताइएगा। लघु तरंगों का परास कितना होता है? तो लघु तरंगों का परास होता है 3 से 300 mHz तक, ओके। याद रखिएगा, कह रहा है कि 30 मेगा हर्ट से 300 मेगा हर्ट तक, ओके। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है, बताइएगा। संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटा होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है, बताइएगा। आयाम मॉडुलन का सूचकांक का मान कितना होता है? तो ये होता है आपको 0 तथा 1 के बीच में। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 6 नंबर को देखिएगा। 6 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैसी युक्ति जो मॉडुलन द्वारा बी मॉडुलन दोनों का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। वैसी युक्ति जो मॉडुलन और बी मॉडुलन दोनों का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मोडेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होती है, बताइएगा। वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयनोस्फीयर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सीधे 8 नंबर की, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर में क्या कर रहा है, ओके, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि मोबिलिटी का SI इकाई क्या है, बताइएगा। मोबिलिटी की SI इकाई क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मोबिलिटी का SI इकाई होता है एम्पियर गुने मीटर बटा न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि मॉडुलन कितने प्रकार का होता है, बताइएगा। मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? तो मॉडुलन आपका 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं, बताइएगा। मॉडुलन के विपरीत क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो बी मॉडुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 11 नंबर में देखिएगा। 11 नंबर में क्या कह रहा है? 11 नंबर में कह रहा है कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है, बताइएगा। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो आयन मंडली तरंगों का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, आयन मंडली तरंगों का, ओके। 12 में कह रहा है पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह क्या है, बताइएगा। तो वह जो आपका 55 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह है, बताइएगा। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह क्या है? तो वह जो आपका है आपको 30 से 300 मेगा हर्ट्ज है, ओके। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 30 से 300 मेगा हर्ट्ज होगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर की देखिएगा। 14 नंबर में क्या कर रहा है? कह रहा है कि जो युक्ति मॉडुलन तथा बी मॉडुलन दोनों का कार्य करती है कहलाती है, बताइएगा। क्या कहते हैं उसे हम लोग?
वैसी युक्ति या जो युक्ति मॉड्यूलन तथा बी मॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडेम। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 15 में करा है प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है, बताइएगा प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 में करा है कि प्रकाशीय तंतु है, बताइएगा प्रकाशीय तंतु क्या होता है, तो प्रकाशीय तंतु जो होता है संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में देखेगा। 17 नंबर में क्या करा है? 17 नंबर में कह रहा है कि वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा पता लगाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा का पता लगाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं रडार कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि आयाम मॉड्यूलन का दोष नहीं है, बताइएगा आयाम मॉड्यूलन का दोष नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो निर्गत सिग्नल चैनल की अधिक चौड़ाई के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, निर्गत सिग्नल चैनल की अधिक चौड़ाई के लिए। ओके, 19 में कह रहा है प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांति कोण कितना होता है, बताइएगा प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांति कोण कितना होता है, तो 77 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर में देखिएगा। 20 नंबर में क्या करा है? 20 नंबर में कह रहा है माइक्रोफोन द्वारा होता है, बताइएगा माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है, तो माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है, इसका राइट आंसर बताना है। तो माइक्रोफोन द्वारा होता है ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन। ओके, 21 में कह रहा है कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितना होगा, तो निर्गम आवृत्ति जो होगा आपका 100 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 22 नंबर में कह रहा है कि मॉड्यूलन वह युक्ति है जिसे, बताइएगा मॉड्यूलन वह युक्ति है जिसे क्या होता है, तो जिसे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। मॉड्यूलन वह युक्ति है जिसे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है डिजिटल संकेत में संभव है, बताइएगा डिजिटल संकेत में संभव क्या होता है, तो 0 तथा 1 संभव होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर में देखेगा। 24 नंबर में क्या करा है? 24 नंबर में कह रहा है कि आकाश तरंग स्काई वेव का संचार आधारित है, बताइएगा आकाश तरंग का संचार आधारित है, किस पर आधारित होता है, तो ये जो आधारित होता है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर में N1 तथा N2 क्रमशः क्रोड एवं करैंडिंग के पदार्थ के अपवर्तनांक को, तो उनके बीच अंतर की कोटि कितना होगा, तो उनके बीच की कोटि का अंतर 10⁻³ होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में देखेगा। 26 नंबर में क्या कह रहा है कि उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, बताइएगा उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होगा, तो सूक्ष्म तरंग होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है भू तरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रास कितना होता है, बताइएगा भू तरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रास कितना होता है, तो इसका जो होता है 500 किलो हर्ट्ज से 500 की कह रहा है 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज तक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी द राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति प्रास कितना होता है, बताइएगा आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति प्रास कितना होता है, तो 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर में कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है, बताइएगा क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है, तो आपको डेसीबेल होता है। ओके, डेसीबेल जो होता है इसका क्षीणता को मापने के लिए मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है, सारे के सारे आपको 29 के 29 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग हिंदी का टोटल वीडियो नहीं देखें तो वहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण का भी आपको वीडियो आपको अवेलेबल हो गया, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का आपको वीडियो प्रोवाइड हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए आप लोग जरूर जाकर देखिए, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद आता वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दिया करें। ओके, इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस चैनल पर आप लोग बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।